गुड इवनिंग बच्चों। जूलॉजी वन शॉट सीरीज में पुनः आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है काकरोच। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा क्या है? काकरोच। और इस टॉपिक में हम काकरोच की मॉर्फोलॉजी, आकार की, काकरोच की एनाटॉमी, शारीरिकी के बारे में क्या करने वाले हैं? स्टडी। तो आइए चलें हम काकरोच की बात करें। काकरोच या इसी का दूसरा नाम है तिलचट्टा। काकरोच का शरीर चमकदार भूरे या काले रंग का होता है। शरीर का जो रंग है वो भूरा या काला। भूरे की बात करें तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, और काले की बात करें तो ब्लाटा। ये दो हमारे पास हैं मेन मुख्य स्पीसीज, प्रजातियां जो भारत में पाई जाती, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना और ब्लाटा ओरिएंटलिस या जर्मनी का। तो भूरा या काला, और इनका शरीर कैसा है? सपाट। ऐसा इस तरह से सपाट है, कुछ उभार नहीं है। कैसा है? सपाट। और इनका अगर वर्गीकरण देखें तो इसको रखा है संघ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है, और इस आर्थ्रोपोडा संघ का सबसे मुख्य लक्षण है जॉइंटेड लेग्स, संधि युक्त उपांग। आर्थ्रोपोडा। दूसरा अगर वर्ग देखें तो कौन सा आता है? इंसेक्टा। कीट वर्ग या क्या है? इंसेक्टा। इंसेक्टा वर्ग का कौन है? काकरोच। सबसे बड़ा वर्ग देखें तो कौन सा आता है? इंसेक्टा। आगे चले काकरोच में तो उष्णकटिबंधीय भाग में, मतलब हमारे यहाँ सामान्यतः जो मिलने वाला है वो चमकदार भूरे या काले रंग के, लेकिन उष्णकटिबंधीय भाग में सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है, और वहां पर चमकीले पीले, लाल और हरे रंग के काकरोच मिलते हैं। लेकिन रंग विभिन्न रंग हो जाते हैं, इंद्रधनुषीय रंग मिल जाते हैं वहां पर। कौन कौन से काकरोच में? पीले, लाल, हरे रंग। और काकरोच के अगर आकार की बात करें तो इसकी लंबाई 1/4 से 3 इंच, मतलब 0.6 से लगाकर 7.6 सेंटीमीटर तक इसका क्या होती है? लंबाई 3 इंच। हमारी उंगली की 3 इंच, एक उंगली 3 इंच की, बस उंगली के इंच के बराबर इसकी क्या है? लंबाई काकरोच की। इनमें लंबी श्रृंगिका, एंटीना, पैर तथा ऊपरी शरीर भित्ति में चपटी वृद्धि होती है जो सिर को ढके रहती है। तो इसकी बात तो हम आगे आकारिकी में करेंगे, इसलिए ज्यादा इसको भी डिटेल से नहीं पढ़ रहे इस पॉइंट को। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पर रात्रिचर है। काकरोच शिकार पर निकलता है रात में, जब हम सो जाते हैं तब ये शिकार पर निकलता है। नॉक्टर्नल है, रात्रिचर। सर्वभक्षी है, कुछ भी खा जाता है। सर्वाहारी प्लस मांसाहारी, सर्वभक्षी है। और नम स्थान, डैम्प प्लेसेस पर रहना पसंद करता है। ऐसी जगह जहां पर भोजन उपलब्ध हो, अंधेरा हो, नमी हो और छिपने की पर्याप्त जगह हो, वहीं पर तो रहना पसंद करेगा। और हमारे घर में ऐसी दो ही जगह हैं जहां ये रहना पसंद करेगा। एक किचन जहां भोजन और सारी उपलब्धता है, और दूसरा गटर या चेम्बर, वहां पर। गंभीर पीड़क, सीरियस पेस्ट एवं अनेक प्रकार के रोगों के वाहक है। सीरियस पेस्ट है ये, गंभीर पीड़क है, क्योंकि ये गंदी गंदी जगहों पर जाता है और वहां से सूक्ष्म जीवों को अपने साथ लेकर आता है, और वही सूक्ष्म जीव हमारे अंदर फैला देता है। तो ये सीरियस पेस्ट और कई सारे बीमारियों का वाहक भी है। चलो आगे चले काकरोच में। तो काकरोच की बाह्य आकार की मॉर्फोलॉजी की बात करने वाले हैं। बाह्य आकार की मॉर्फोलॉजी मतलब जो दूर से देखने पर दिखाई दे जाए, दो हाथ, दो पैर, जो हमने मेंढक में देखी वैसी ही आकारिकी की बात करेंगे यहाँ पर। सबसे सामान्य काकरोच हमारा पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। सर ये तो अमेरिकाना की प्रजाति, अमेरिका की प्रजाति नहीं, ये भारतीय प्रजाति है जो सामान्यता मिलती है। आई होगी अमेरिका से, लेकिन अब तो भारत की हो गई है। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। लंबाई 34 से 53 मिलीमीटर की है, और पंख नर में उदर के आखिरी छोर से भी आगे उपस्थित होते हैं। उदर खंड के भी आखिरी छोर से आगे तक निकल जाते हैं, पूरे शरीर को ढक लेते हैं नर में पंख।
मतलब नर के पंख मादा के पंख से लंबाई में क्या रहेंगे, ज्यादा। आगे बात करें तो शरीर खंडों में बटा है। शरीर में विभिन्न खंड है और इसके शरीर में 3 मुख्य भाग हैं। शरीर में कितने मुख्य भाग हैं, 3। और वो 3 भाग है सिर, वक्ष और उदर। अब थोड़ा सा चित्र की तरफ एक बार हम नजर डालें। काकरोच का चित्र है और काकरोच के शरीर में 3 मुख्य भाग है। पहला भाग है सिर, हेड, ये वाला दिख रहा। छोटा सा भाग जो दिख रहा है वो सिर या हेड। दूसरा भाग जो है यहां से यहां तक आपको नजर आ रहे हैं, पृष्ठक, प्रोनोटम, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। और ये तीनों जो है ये तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं, वक्ष। सिर पहला भाग, दूसरा भाग क्या है, वक्ष, और तीसरा भाग यहाँ पर कौन है, उदरखंड। ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो भाग है ये पूरा क्या है, उदरखंड। तो काकरोच का शरीर 3 भागों में विभाजित किया गया है, सिर, वक्ष और उदरखंड। ये 3 भाग है इस काकरोच के शरीर में। सिर से अगर हम देखें तो 2 चीजें निकल रही है, श्रृंगिका तंतु रूपी एंटीना और ये रही संयुक्त आंखें, कंपाउंड आई। ये दोनों भाग कहां से निकले हुए हैं, सिर से। पंख देखें तो ये एक जोड़ी पंख जिसे हमने टेगमिना कहा है और ये दूसरे जोड़ी पंख जिन्हें हमने क्या कहा है, पश्च पंख। 2 जोड़ी काकरोच में क्या है, पंख। ये काकरोच के पंख जो शरीर को पूरा क्या कर रहे हैं, ढक रहे हैं। और काकरोच में वक्ष रीजन में भी 3 भाग हैं, प्रोनोटम ये वाला भाग, मीजोथोरेक्स ये वाला भाग और मेटाथोरेक्स ये वाला भाग। और काकरोच में 3 जोड़ी क्या होती है, टांगे। 6 टांगे हैं, 3 जोड़ी टांगे हैं। यहाँ दिख रही है प्रोथोरेसिक लेग, मीजोथोरेसिक लेग और मेटाथोरेसिक लेग। और ये उदरखंड से लगा हुआ है क्या, गुदालूम या एनल सेल्साई। तो ये काकरोच की बाह्य संरचना है। चलो फिर से हम थोड़ा सा देख ले। काकरोच का शरीर 3 भागों में बटा है, सिर, वक्ष और उदर। पूरा शरीर काइटिन युक्त बाह्य कंकाल भूरे रंग का है। पूरा शरीर जो कि हम आर्थ्रोपोडा संघ में जानते ही हैं, बाह्य कंकाल बना होता है किसका, काइटिन का। काइटिन का बना और वही काइटिन का बाह्य कंकाल यहाँ निर्मित है। और इस काइटिन के कंकाल में भी देखें तो प्रत्येक खंड में पट्टिकाएं कटक या स्क्लेराइड्स है, जैसे छत, फ्लोर, दीवारें, ऐसी ही यहाँ पर स्क्लेराइड्स या प्लेट लगी होती है, पट्टिकाएं हैं। ऊपर जो छत वाली है उसे हमने पृष्ठ सतह को क्या कहा है, टर्जाइड्स, पृष्ठपाली या टर्जाइड्स नाम दिया है। और दूसरी को अधर सतह पर अधर वाली या स्टर्नाइड्स, ऊपर टर्गाइड्स नीचे स्टर्नाइड्स। इन दोनों सतहों पर को नाम क्यों दिया हमने प्लेट्स के रूप में, इनको नाम इसलिए दिया कि ऊपर की सतह पे कुछ ऊपर की संरचनाएं, नीचे की सतह पे कुछ नीचे की संरचनाएं। फैन लगा होता है कहाँ पर, तो वो पृष्ठ सतह पर। बेंचेस बेटा जिस पे तुम बैठते हो वो कहाँ लगी हुई है, अधर सतह पर। तो टर्जाइड्स और स्टर्नाइड्स दोनों हमने नाम दिए हैं यहाँ पर। आगे अगर हम बात करें, यह खंड आपस में पतली झिल्ली, लचीली झिल्ली से जुड़े हैं, जिसे संधि झिल्ली, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहा है। कि ये जो एक प्लेट है ये दूसरी प्लेट से आपस में क्या है, जुड़े हुए। और ये पतली झिल्ली जो इन्हें आपस में जोड़ती है उस झिल्ली का नाम है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। या तो आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से ही ये जुड़े हुए हैं दोनों खंड आपस में। तो खंड आपस में जुड़े हुए हैं किसके द्वारा, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। चलें आगे। तो यहां से और आगे अगर हम चलें तो इसकी आकारिकी में 3 भाग हमने देखे, सिर, वक्ष और तीसरा भाग क्या है, उदर। तो हम एक एक करके स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहला भाग हमारे सामने आया है वो कौन सा है, सिर। और अगर सिर की बात करें हम काकरोच में तो आकार कैसा होगा, त्रिकोणीय, त्रिभुजाकार या त्रिभुज, त्रिकोणीय आकार है, त्रिभुजाकार क्या है इसका आकार।
और ये शरीर के साथ जो है वो कितना डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री कोण। शरीर के साथ क्या बनाता है? 90 डिग्री कोण। और ये है इसकी गर्दन, त्रिकोणीय है। और शरीर के अग्र भाग में अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ, यह है शरीर की अनुदैर्ध्य अक्ष, और इस अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ लगभग लगभग समकोण बनाता है। समकोण पर है, 90 डिग्री एंगल पर है ये। तो ये अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ समकोण पर कौन जुड़ा हुआ है? सिर जुड़ा हुआ है। इस तरह से 90 डिग्री कोण पर जुड़ा हुआ है। यहां देखें 6 खंड हैं। इसके सिर को बनाने वाले खंड कितने हैं? 6। और इसमें लगी हुई है लचीली गर्दन। ये लगी है यहाँ पर लचीली गर्दन भी लगी, जिससे सिर को सभी दिशाओं में क्या कर सकता है? मोड़ सकता है। तो ये सिर है। सिर में अगर हम देखें तो ये सिर का आकार त्रिभुजाकार है लगभग, और इसकी गर्दन जो है वो लचीली गर्दन है, 6 खंड से निर्मित है, समकोण बनाता है शरीर के साथ और आकार त्रिभुजाकार। और इस सिर में 3 मुख्य संरचनाएं हैं। कौन कौन सी? आंख, एंटीना और मुखांग। ये 3 मुख्य संरचनाएं सिर में मिलेगी। एक जोड़ी संयुक्त आंखें, एक जोड़ी एंटीना, और एक जोड़ी ये वाला भाग है, ये क्या है? मुखांग। ये 3 भाग आपको कहाँ नजर आ रहे हैं? सिर में नजर आ रहे हैं। सिर में 3 भाग, आंख, एंटीना और ये वाला पोर्शन पूरा क्या है? मुखांग। तो ये संयुक्त आंखें दिख रही हैं यहाँ, एक जोड़ी एंटीना निकले हैं, और ये मुखांग, और मुखांग में मैक्सिला, लेबियम, लेब्रम, मैंडिबल, जबड़ा, ये सब आपको यहाँ नजर आ रहे हैं इसके मुखांग में। तो इस सिर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। चलो आगे चलते हैं, एक एक करके तीनों भाग को समझेंगे। सबसे पहला क्या है? आईज या नेत्र। आईज या नेत्र की अगर हम बात करें यहां से, तो सिर के संपुटिका पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र है। इकाई को क्या नाम दिया है? ओमेटिडिया। समझो सामान्य आंख नहीं है, ये जो आंख है इस तरह की आंख है, जिसके अंदर इसकी एक इकाई जो है उसको हमने नाम दिया है ओमेटिडिया। ऐसा ही जैसे आपने एलईडी बल्ब देखा होगा, बल्ब दूर से तो पूरा बल्ब देखें तो एक बल्ब दिखता है, लेकिन उसको अंदर से खोल के देखें छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं। इससे छोटे छोटे इसमें क्या लगे हैं? ओमेटिडिया। ओमेटिडिया की संख्या कितनी है? 2000 ओमेटिडिया होंगे। कितनी आंख में? एक आंख में। संयुक्त आंख है इसकी, और इसमें एकल इकाई क्या कहा है? ओमेटिडिया। ये किसी भी प्रतिबिंब के 2000 प्रतिबिंब बनाएगा। किसी भी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनाएगा? 2000। कौन? काकरोच। और 2000 को देखेगा। और ऐसी दृष्टि को हम आगे पढ़ेंगे इसमें, इसको मोज़ेक दृष्टि नाम दिया है काकरोच में, और इसी कारण ये रात में देख सकता है। रात का शिकारी है, ये रात में देख सकता है। चलो अगला भाग अगर हम देखें यहाँ पर, श्रृंगिका या एंटीना। आंखों के आगे झिल्ली युक्त सॉकेट, एक सॉकेट जिसमें एंटीना लगा है, जैसे सॉकेट, इसमें ये एंटीना क्या हो गया? फिट। ऐसे ही सॉकेट में धागे जैसी एक जोड़ी क्या उपस्थित है? श्रृंगिका। ये रही एक जोड़ी श्रृंगिका सॉकेट में, यह है सॉकेट, इस सॉकेट में फिट है श्रृंगिका, एक जोड़ी श्रृंगिका। किसके समान है? धागे के समान लंबी होती है। शरीर की लंबाई के बराबर भी लंबाई एंटीना की हो सकती है। क्या काम है श्रृंगिका का? संवेदी ग्राह्य वातावरणीय दशाओं का क्या करती है? मापन। ठंडा है, गर्म है, कैसा वातावरण है उसका सूचना कौन देगा? एंटीना। एंटीना का काम ही क्या होता है हमारे घर में? सिग्नल को कैच करना। वैसे ही यहाँ सिग्नल कैच करने का काम कौन करेगा? श्रृंगिका करेगी। आगे बात करें मुखांग, तीसरा भाग। मुख्य भाग कौन सा है? मुखांग। और मुखांग माउथ पार्ट्स की अगर बात करें तो कैसे होते हैं? काटने व चबाने वाले।
हमारे भी काटने और चबाने वाले ही है, और इसके मुखांग भी कैसे हैं? काटने व चबाने वाले। सिर के आगे वाले छोर पर लगे होते हैं। सिर के किस भाग में है? आगे वाले छोर पर लगे होते हैं। यहाँ आगे वाला छोर, ये सिर का आगे वाले छोर पर ये वाला पूरा भाग क्या है? मुखांग लगे होते हैं आगे वाले छोर पर। और इसमें मुख्य भाग कितने होते हैं? 5 मुख्य भाग होते हैं इसके। कितने मुख्य भाग है? 5। पहला देखें तो क्या है? एक जोड़ी ऊर्ध्वोष्ठ या लेब्रम, जिसे कहा है ऊपरी होंठ। एक जोड़ी, सॉरी एक जोड़ी नहीं है, लेब्रम की संख्या 1 है यहाँ पर, एक जोड़ी नहीं है, केवल एक लेब्रम है यहाँ पर, एक जोड़ी नहीं है। कितना लेब्रम है? 1। दूसरा है एक जोड़ी चिबुकिस मैंडिबल्स है, जिसका काम है चबाना। तीसरा है एक जोड़ी जंभिका मैग्जिला, और चौथा भाग है एक अधारोस्ट लेबियम, और 5वां भाग है एक अधोग्रसनी जीहा हाइपोफेरिंग्स टंग, मध्य लचीली पाली। टंग या क्या कहा है? मध्य लचीली पाली। कितनी है यहाँ पर? 1। तो एक यहाँ पर क्या है? अधोग्रसनी जिया हाइपोफेरिंग्स मध्य लचीली पाली। ये 5 मुख्य भाग है सिर के। चलो इनको फिर से हम यहाँ देख लेते हैं एक बार। ये है मैंडिबल एक जोड़ी, ये लेब्रम ऊपरी होंठ एक, यह है लेबियम यहाँ पर एक निचला होंठ, और यह है मैग्जिला एक जोड़ी यहाँ पर। ये भाग है इसके मुख में। अब हम इनका चित्र अगर देखें यहाँ से, तो ये चित्र आते हैं हमारे पास। देखो लेब्रम की संख्या क्या है? ऊपरी होंठ कितना है? 1, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। एक जोड़ी यहाँ पर क्या है? मैंडिबल चित्र में दिख रहे हैं। इसमें आगे की तरफ ये दांत है, जिससे वो कृतक क्षेत्र मतलब क्या करेगा? काटेगा, पत्तियों को या किसी को भी काटेगा। और पेषण पोषण क्षेत्र में वो पीसने का काम करता है। तो काटना आगे और पीसना पीछे, काटने और चबाने वाले। दूसरा एक जोड़ी आपको क्या दिख रहे हैं? मैग्जिला, ये मैग्जिला की संरचना है। और ये निकला हुआ क्या है? मैग्जिलरी पल्प। मैग्जिलरी पल्प जो है वो है संवेदी। मैग्जिलरी पल्प कैसी संरचना है? संवेदी संरचना है यहाँ पर। ठीक है। चौथा भाग जो देखें वो है लेबियम। वो लेबियम जो है ये निचला होंठ भी हमने इसको नाम दिया है, और इससे निकलते हैं लेबियल पल्प। क्या निकले यहाँ पर से? लेबियल पल्प। और ये भी कैसे हैं? संवेदी। ये मैग्जिलरी पल्प संवेदी, लेबियल पल्प भी क्या है? संवेदी। भोजन को चेक करेंगे ये खाने योग्य है या नहीं है। और 5वां भाग जो है वो है हाइपोफेरिंग्स या लिंगवा या जीहा, टंग या जीहा। तो ऐसे कुल मिलाकर 5 मुखांग के भाग है। चलो आगे चलें यदि इसमें, तो सिर के बाद अगला भाग जो है वो कौन सा है? वक्ष, जिसमें खंड की संख्या 3। सिर में खंड थे 6, और 6 फ्यूज्ड हो गए थे। यहाँ वक्ष में खंड कितने हैं? 3। पहला जैसे बड़ा वाला खंड है, हमने बात करी है, जिसे क्या नाम दिया है? प्रोथोरेक्स। दूसरा वाला खंड मीजोथोरेक्स, और तीसरा वाला खंड मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। शीर्ष वक्ष के अग्रवक्षक के एक छोटे प्रसार द्वारा जुड़ा हो रहता है, जिसे गर्दन कहते हैं। इसी का निकला हुआ छोटा सा भाग किसका है? निकला हुआ वो अग्रवक्षक का, जिससे क्या जुड़ा है यहाँ पर? इससे जुड़ा है यहाँ पर ये सिर। इस तरह से क्या जुड़ गया है? सिर। तो यह है गर्दन वाला भाग यहाँ पर। फिर आगे अगर बात करूं यहाँ से, वक्ष में भी 2 मुख्य संरचनाएं जुड़ी है। किससे? वक्ष से। एक जोड़ी यहाँ से निकले होते हैं
2 जोड़ी यहां से निकले होते हैं पंख, और 3 जोड़ी यहां से निकली है टांगे। ये 3 जोड़ी क्या है? टांगे। 3 जोड़ी टांगे और 2 जोड़ी पंख कहां से निकले हैं? वक्ष क्षेत्र से। तो चलो आगे समझे। यहां पर सबसे पहली जो संरचना है ले रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं? टांगे। प्रत्येक वक्षीय खंड में एक जोड़ी संधि युक्त टांगे हैं। देखो यहाँ जॉइंटेड अपेंडेजेस है, ये सबसे मुख्य लक्षण है संघ आर्थ्रोपोडा का, संधि युक्त उपांग। और इसमें 5 भाग है। कोक्सा पहला भाग, ट्रोकेंटर दूसरा भाग, फीमर तीसरा, टिबिया चौथा, और टार्सस पांचवा। ये कॉकरोच के पैर में, टांग में कुल भाग कितने हैं? 5। कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया और टार्सस। सबसे लंबा भाग जो है वो कौन सा है? लंबा भाग टिबिया सबसे क्या है? लंबा भाग है। ये 5 भाग है इसके टांगों में। जैसे हमारी फीमर, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फेलेंजेस, वैसे ही हड्डी नहीं है यहाँ पर भाग कितने हैं? 5 लगे हैं इसके टांग में। संधि युक्त उपांग, इसलिए 5 टांगों के क्या है? भाग। अगला चले यदि हम पंख, और अगर इसके पंख देखें तो पंखों का प्रथम जोड़ी मध्य वक्ष से तथा दूसरा जोड़ी यहाँ पर पश्च वक्ष से निकलता है। मतलब अग्र वक्ष से कोई पंख का जोड़ा नहीं निकलता है। ध्यान रखना, 2 जोड़ी पंख है तो मीजोथोरेसिक और मेटाथोरेसिक ही होंगे। प्रथम जोड़ी को टेगमन आच्छद मीजोथोरेसिक होते हैं। अपारदर्शी, पारदर्शी नहीं होंगे, ठोस होंगे, मोटे होंगे, गहरे रंग, विश्राम अवस्था में पश्च पंखों को क्या करते हैं? पश्च वक्ष को क्या करते हैं? पश्च वंखों को ढक लेंगे विश्राम अवस्था में। और इन्हें एक विशेष नाम दिया है टेगमेन या टेगमीना। क्या नाम दिया है? टेगमीना। विशेष एक नाम दिया है, क्या नाम दिया है? टेगमीना। द्वितीय जोड़ी पंख मेटाथोरेसिक लेग, मेटाथोरेसिक विंग्स जो है, पश्च पंख पारदर्शी झिल्ली नुमा और उड़ने में क्या करते हैं? मदद। तो पिछले वाले पंख उड़ने में क्या करेंगे? मदद। काकरोच उड़ भी सकता है, किस पंख से? पश्च पंख से। झिल्ली नुमा है, बिल्कुल मधुमक्खी के पंख या मक्खी के पंख जैसे हैं। उड़ने में क्या करते हैं? सहायता। चलो ये वक्ष रीजन की बात हुई। सबसे आखिरी रीजन हम देखने वाले हैं इसकी आकारिकी का, वो है उदर भाग एब्डोमन। कुल खंडों की संख्या कितनी है? 10। उदर भाग में कुल खंडों की संख्या कितनी है? 10। तो उदर भाग में खंडों की संख्या कितनी है? 10। और नर व मादा दोनों में उदर 10 खंडीय होंगे। नर और मादा दोनों में उदर खंड कितने होंगे? 10। लेकिन अगर हम मादा की बात करें तो 7वां स्टर्नम, अधर सतह, पृष्ठ सतह टर्गम थी, नौकाकार बोट शेप्ड है। कैसा है? नौकाकार बोट शेप्ड। और 8th और 9th अधरक स्टर्नम के साथ मिलकर बनाता है जनन कोष्ठ या जननी कोष्ठ। ब्रूडल पाउच, ऐसे पाउच बनाए गए, हम आगे देखेंगे जनन तंत्र में। इस तरह से क्या बनाता है? ये पाउच। और वो जनन पाउच जो है वो बनता है 7, 8, 9 अधरक
या स्टर्नम के मिलने से ये बनता है पाउच मादा में, जिसके अग्रभाग में, इस पाउच के अग्रभाग में मादा जनन तंत्र, स्पर्मेथिका और कोलेटरल ग्रंथियां आकर क्या करती है, खुलती है। 3 पाइप खुलती है, मादा जनन छिद्र, स्पर्मेथिकल छिद्र और यह कोलेटरल ग्रंथियां, संपार्श्विक ग्रंथियां आकर इसमें तीनों खुलती है। पर ये हम जनन तंत्र में समझेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नर में जननी कोष्ठ जेनाइटल पाउच उदर खंड के पश्च भाग में, नर में भी जनन कक्ष है, लेकिन ये जेनाइटल पोर, जो जेनाइटल भाग है, कोष्ठ है, वो उदर खंड के पश्च भाग में 9th और 10th टर्गम, पृष्ठ सतह 9th और 10th टर्गम, और नीचे क्या लिया है, 9th स्टर्नम द्वारा अधर सतह से ढका रहता है। तो ऊपर तो लेगा 9 10th और नीचे लिया है 9th से, और सब मिलकर क्या बना रहे हैं, इसे जनन कक्ष बना रहे हैं। और इस जनन कक्ष के पृष्ठ सतह पर, ऊपरी सतह पर, इस चेंबर के ऊपरी सतह पर, कमरा मतलब चेंबर, इसके ऊपरी सतह पर गुदा निकलता है, और इसके अधर सतह मतलब नीचे पर निकलता है नर जनन छिद्र, मेल जेनाइटल, और इस पे निकलता है। ये बातें हैं, पर इसको ज्यादा हम डीप में, गहराई में समझेंगे जब इनके जनन तंत्र देखेंगे आगे से लेक्चर में, तब आगे समझ में आ जाएगी ये बात। अब इनसे संबंधित 2 फेमस यहाँ पर जो डायग्राम है, जिससे आपको इधर निकलने, इधर जो हम बात कर रहे हैं अगले वाले टॉपिक की, इसी में, कि यहाँ पर नर में 9th स्टर्नम पर एक जोड़ी छोटे व धागे के समान गुदासूक एनल स्टाइल है, और नर व मादा, मादा में गुदासूक अनुपस्थित है। नर व मादा दोनों में 10वें टर्गम पर एक जोड़ी संधियुक्त तंतुमय गुदीय लूम एनल सरसाई उपस्थित है। इसको हम यहाँ छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं, जिससे समझ में आ जाएगी ये चीजें। ये यहाँ मादा में बना रहा हूं, 5वां खंड, ये 6ठा खंड, और यही मादा का 7वां खंड। ये मादा का नोकदार, खंडों की संख्या यहाँ ले लेते हैं, ये 7 6 5, और इसी खंड से निकला है यहाँ पर मादा में, यह है 10वां खंड, और इस 10वें खंड से निकला है इस तरह से चित्र किसका है, मादा का। इससे पहले हम नर का बना ले, फिर समझेंगे, चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। नर का ये वाला भाग 5 6, ये वाला भाग 6 7 8, और ये वाला भाग हम ले लेते हैं 9। और इसमें अगर हम बात करें, ये रहा 9 8 7 6, और यह रहा खंड इसके अंदर,
थोड़ा और पतला बना ले इसको। ये इधर हमने जो बनाया है वो नर का उदर खंड है। नर और मादा दोनों में ये वाला होता है 10th टर्गम। यहां भी ये क्या है 10th टर्गम। दोनों में 10th टर्गम से निकला होता है गुदीय लूम, एनल सरसाई। कहां से 10th टर्गम से। लेकिन नर में ये जो है यहां पर है ये एनल स्टाइल। गुदीय सूक या एनल स्टाइल केवल किसमें है, नर में, और ये है इसका 9th स्टर्नम। तो ध्यान रखना केवल नर में 9th स्टर्नम से क्या निकला है, एनल स्टाइल, जबकि ये एनल स्टाइल मादा में क्या है, अनुपस्थित। नर और मादा दोनों में क्या उपस्थित है, गुदीय लूम, एनल सरसाई। और ये संवेदी संरचना है। ये संरचना कैसी है, संवेदी, खास तौर से वाइब्रेशन रिसीव करती है ये संरचना, और ये निकलती है 10th टर्गम से। दोनों में 10th टर्गम मतलब पृष्ठ सतह से निकलती है गुदीय लूम, और एनल स्टाइल केवल नर में उपस्थित है, मादा में क्या है, अनुपस्थित। ये अंतर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मादा में 7वां नौकादार है। 7वां जो स्टर्नम है या मादा का जो 7वां खंड है वो कैसा है, नौकाकार है, बोट शेप्ड है, वो यहाँ पर देख लिया हमने। ठीक है, अब ये आकार की हमारी जो है यहाँ पर ये कंप्लीट हुई है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो अभी हमने पढ़ा उससे संबंधित। पहला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, कॉकरोच में अग्रपंख पारदर्शी प्रोथोरेसिक से निकलते हैं। बिल्कुल गलत। अग्रपंख तो अपारदर्शी है और वो मीजोथोरक्स से निकलते हैं। कॉकरोच में पश्च पंख अपारदर्शी मीजोथोरक्स से निकलते हैं, नहीं, पश्च पंख मेटाथोरक्स से निकलते हैं और पारदर्शी होते हैं। ये तो दोनों ही कथन क्या है, गलत। पहला उत्तर हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, सही। दोनों ही कथन गलत है यहाँ पर। चलो आगे चले। ये तो चित्र से संबंधित क्वेश्चन है, चलो इसी में देख लेते हैं। यहाँ पर अभी अभी हमने देखा ये है बी वाला एनल सरसाई, गुदालूम, बी है गुदालूम, गुदालूम गुदालूम गुदालूम, ये वाला उत्तर गलत, मतलब ये तो कहीं आ ही नहीं सकता डी। तो एक हम तो डी को तुरंत पहचान गए, ये है गुदासूक, एनल स्टाइल। तो डी एनल स्टाइल कितने कितने में आ रहा है, गुदासूक है यहाँ पर, स्टर्नम स्टर्नम गुदासूक ये है, पर ये यहाँ के कारण ये गलत हो गया, तो ये क्वेश्चन तो गलत ही हो गया, बचा यही, मतलब हमारा उत्तर आएगा ए। बाकी दो मिलाने की आपको कोई जरूरत है ही नहीं, ऐसे ही प्रश्नों को हल करना वहां, क्योंकि यहाँ दो तो वैसे ही गलत हो गए, मेरे तो कलम से देख के हमने गलत कर दिए। बचे ये दोनों सही है लेकिन यहाँ ये गलत है, तो ए की उत्तर हमारा बिल्कुल सही आया। वो कौन सा आया है, ए। तो ए वाला हमारा जो भाग है वो क्या है, 8th स्टर्नम, ये वाला। सी वाला भाग जो है वो क्या है हमारा, 10th टर्गम, क्योंकि 10th टर्गम से सी वाले भाग से ही क्या निकली है यहाँ पर, एनल सरसाई। तो आंसर हमारा निकल के क्या आया, ए। इसी तरह से आपको जल्दी से हल करना है परीक्षा में। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा स्टेटमेंट तिलचट्टे में गुदालूम गुदासुक के बारे में कौन सा कथन सही बताना है। नर में गुदालूम अनुपस्थित, गलत। गुदालूम गुदासुक दोनों नर में उपस्थित है। मादा में गुदालूम अनुपस्थित, ये भी गलत। मादा में गुदालूम एनल सरसाई तो क्या होगा, उपस्थित। नर में गुदासुक अनुपस्थित, बिल्कुल गलत। नर में तो गुदासुक उपस्थित, तो नर में तो अनुपस्थित का सवाल ही नहीं है। तो उत्तर हमारा एक ही बचा, मादा में गुदासुक अनुपस्थित बिल्कुल सही, किंतु गुदालूम उपस्थित। एनल सरसाई प्रेजेंट, एनल स्टाइल अनुपस्थित, अपसेंट। तो ये हमारा डी आंसर हुआ। तो ये हमने यहाँ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब हम चलते हैं इसकी कॉकरोच की एनाटोमी पर, आंतरिक
आकारिकी पर अब हम चलने वाले हैं यहाँ से आगे, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं आंतरिक आकारिकी या एनाटोमी। तो इस कॉकरोच में आंतरिक आकारिकी मतलब शरीर के अंदर के तंत्र का हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। जैसे हमने फ्रॉग या मेंढक के तंत्र का अध्ययन किया था, वैसे ही 6 तंत्र यहाँ पर भी है आंतरिक आकारिकी एनाटोमी में। और वो 6 तंत्र में सबसे पहला जो हमारा तंत्र है वो है पाचन तंत्र। सबसे पहला जो हमारा तंत्र है वो कौन सा है? पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरुआत कर रहे हैं, खाने पीने से शुरुआत कर रहे हैं। तो कॉकरोच के पाचन तंत्र को 3 भागों में बांटा है, अग्रांत्र फोरगट, मध्यांत्र मिडगट और पश्चांत्र हाइंडगट। ये 3 भाग है कॉकरोच के पाचन तंत्र के। इन 3 भागों को मैंने यहाँ एक फ्लो चार्ट से आपको इस डायग्राम को समझाने की यहाँ पर पूरी कोशिश की है यहाँ पर। चलो आइए समझते हैं हम पाचन तंत्र। पाचन तंत्र मतलब शुरुआत होती है किससे? मुख से। मुख से सीधा सीधा भोजन जाएगा कहां पर? छोटी नलिकाकार ग्रसनी, फेरिंग्स में। ग्रसनी ये वाला भाग है, यहाँ पर छोटी नलिकाकार ग्रसनी में जाएगा क्या? भोजन। और वहीं पर लार ग्रंथियां ये दिखाई दे रही है, लार ग्रंथि और लार कुंड। लार ग्रंथि से लार कुंड में लार भरा होता है, लार कुंड से लार आता है ग्रसनी में। तो यहाँ पर लार ग्रंथि उपस्थित है। मेंढक में लार ग्रंथि अनुपस्थित है, लेकिन कॉकरोच में लार ग्रंथि क्या है? उपस्थित। तो छोटी नलिकाकार ग्रसनी में भोजन आया, फिर यहां से गया ग्रसिका में। सक्रिय नली कौन सी है? ग्रसिका। सक्रिय नली कौन सी है? यहाँ पर से ग्रसिका। और इस ग्रसिका से भोजन आएगा किसमें? सरथ या जिसे कहा जाता है क्रॉप, कोष या क्रॉप या अन्नपुट कहा जाता है, जिसके अंदर ये थैले जैसी संरचना, जिसके अंदर भोजन क्या रहेगा? भोजन संचित रहता है। तो भोजन का संचय कहाँ होने वाला है? क्रॉप। ये बिल्कुल काक हमने जैसा मेंढक में देखा आमाशय जैसा ही काम करेगा। भोजन का क्या करेगा? संचय करेगा। पाचन नहीं होगा, लेकिन भोजन का क्या होगा? संचय। इस क्रॉप के बाद अगला भाग है पेशणी या ग्रंथिल जठल, गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस। ये रहा पेशणी या गिजार्ड। और ये जो पेशणी या गिजार्ड है, इसमें 2 तरह की झिल्लियां हैं। बाहर की तरफ मोटी झिल्ली है जो बनी हुई है, बाहर मोटा वर्तुल पेशी स्तर है, थिक सर्कुलर मसल्स है। और इन सर्कुलर मसल्स के कारण यहाँ पर संकुचन और शिथिलन होगा। क्यों होगा? क्योंकि पेशणी का मुख्य कार्य है भोजन को पीसना। आटा चक्की जैसा काम करेगी, भोजन को क्या कर देगी? पीस देगी। तो ग्राइंडिंग, पीसने का काम यहाँ पर कौन करेगी? गिजार्ड या पेशणी। तो पेशणी भोजन को क्या कर देगी? पीस देगी। आटा चक्की में जैसा हम गेहूं पिसवाने जाते हैं, वैसा ही यहाँ पर भोजन को पीसने का काम चलेगा। किस तरह? इसके मुख में कोई ऐसे मुखांग नहीं है कि ये भोजन को पीस दे। काटने और चबाने वाले हैं, लेकिन इतना पीसने का काम फाइनली चलेगा कहाँ? पेशणी या गिजार्ड में। भोजन को क्या किया जाएगा? पीसा जाएगा। और ये पीसने के लिए अंदर की तरफ अंतः स्तर पर 6 स्थानों पर मोटी होकर उपत्वचीय दांत का क्या करती है? निर्माण। तो ये अंदर की तरफ अगर हम देखें, यहाँ अंदर की तरफ इस तरह से ये अंतः स्तर मोटी और वर्तुल बना लेती है ऐसे। और कितने दांत बनाती है? 6 दांत है। मतलब कॉकरोच की बात करें तो इसके मुख की तो हटाओ, इसकी पेशनी में दांत कितने हैं? 6। ये हमारे दांत जैसे मत समझना, ये दांत है किसके? उपत्वचीय दांत है, उपत्वचा के वलय है। और इन वलय के कारण ही भोजन को क्या किया जाएगा? पीसा जाएगा। तो बाहर की तरफ मोटा वर्तुल जो बना हुआ है वो कैसा है? पेशी स्तर है। और अंदर की तरफ अंतः स्तर से 6 दांत का निर्माण हुआ है। तो भोजन को पीसने का काम कहाँ चलेगा? गिजार्ड के अंदर। यहाँ तक का पूरा भाग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है?
फोरगट या अग्रांत्र इसको नाम दिया है। तो एक फेमस प्रश्न तो ये आएगा आपके पास कि अग्रांत्र में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ लिस्ट बताई है, मुख, नलिकाकार ग्रसनी, ग्रसिका, क्रोप और पेशणी। ये सारे के सारे भाग किसके हैं? ये सारे भाग अग्रांत्र या फोरगट के हैं। चलो अगला भाग हम देखें यहां से, तो जो शुरू होता है, ये अलग कलर चल रहा था, अब यहाँ कलर बदल गया। देखो अगला भाग यहाँ तक का है, इसे हमने नाम दिया है मध्यांत्र या मध्य आहार नाल या मेजेंट्रोन नाम दिया है इसको। मध्यांत्र या मेजेंट्रोन के अग्रीय भाग पर, अग्र भाग पर, यहाँ जुड़ी हुई है 6 यकृतीय अंधनाल। यकृतीय क्या जुड़ी हुई है? अंधनाल या जठरीय अंधनाल कहा है। ये ट्यूब है, एक तरफ से बंद है सिरे, दूसरी तरफ से खुले हैं, यकृतीय अंधनाल है। और इनके अंदर होता है पाचक रसों का निर्माण, और वो पाचक रस ये स्त्रावित करती है, किसमें स्त्रावित करेगी? मेजेंट्रोन या मध्यांत्र में स्त्रावित करती है। मतलब भोजन का सर्वाधिक पाचन और पाचित भोजन का अवशोषण जो होगा वो कहाँ होगा? मध्यांत्र में होगा, मेजेंट्रोन में होगा। और उसको पाचक रस प्रदान कौन करेगा? यकृतीय या जठरीय अंधनाल, ये क्या प्रदान करेंगे? पाचक रस। और उन्हीं पाचक रस से भोजन का क्या होने वाला है? पाचन। यहाँ पर चलो, तो यकृतीय अंधनाल की बात करें तो ये ट्यूब दिखाई दे रहे हैं, और ट्यूब की संख्या भी बहुत फेमस है। कितनी संख्या पूछी जाती है यहाँ पर? देखो 6 से 8 है ये उंगली के समान अंध नलिकाएं, जिनके सिरे क्या है? बंद। संख्या में 6 से 8 है। अग्रांत्र और मध्यांत्र के संधि स्थल पर ये क्या है? उपस्थित। और पाचक रस का क्या करते हैं? स्त्रावण। कौन? यकृतीय या जठरीय अंधनाल। ये रहे यकृतीय जठरीय अंधनाल। अब अगला भाग हम आगे चलें तो ये मध्यांत्र का मेजेंट्रोन अगला भाग जो है, इसको अब यहां से देखने वाले हैं। अगला भाग है हमारा मध्यांत्र या मेजेंट्रोन। ये रहा मध्यांत्र या मेजेंट्रोन। भोजन का पाचन व अवशोषण। भोजन का सर्वाधिक पाचन यहाँ होगा मध्यांत्र में। यह मध्यांत्र वैसी ही है जैसी छोटी आंत होती है। भोजन का पाचन और पाचित भोजन का सर्वाधिक क्या होता है? अवशोषण। इस मध्यांत्र के आखिरी सिरे पर लगी होती है क्या? मालपीगी नलिका। आखिरी सिरे पर क्या लगी हुई है? मालपीगी नलिकाएं। और ये जो आखिरी सिरे पर मालपीगी नलिकाएं लगी है, ये मध्यांत्र के आखिरी सिरे पर है। और मालपीगी नलिकाओं की संख्या है 100 से 150। पतली पीले रंग की, रंग इनका होता है पीला, और पतली होती है और पीले रंग की नलिकाएं हैं। उत्सर्जन करना इनका मुख्य कार्य है। तो काकरोच का उत्सर्जी अंग अगर हम देखें तो क्या आता है? मालपीगी नलिकाएं। ये ट्यूब है पतली पतली, जिसको आगे और समझेंगे हम यहाँ पर से। इनमें 100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं हैं, ट्यूब है, और इनका मुख्य कार्य उत्सर्जन करना है। कहाँ लगी है? तो ये मध्यांत्र और पश्चांत्र के संधि स्थल पर है, क्योंकि यहाँ से चालू होता है पश्चांत्र और ये मध्यांत्र, इन दोनों के संधि स्थल पर ये यहाँ लगी है ट्यूब। चारों तरफ लगी हुई है, रिंग में लगी हुई है, वलय में लगी हुई है, मालपीजी नलिका। आखिरी भाग चालू होता है पश्चांत्र। देखो ये पश्चांत्र आखिरी भाग, और ये मध्यांत्र से मोटी पाइप है। मध्यांत्र से क्या है? चौड़ा है, पाइप थोड़ी चौड़ी हो गई है। और यहाँ पर अपचित भोजन का संचय व जल का पुनः अवशोषण। जो भोजन का पाचन होना था वो मध्यांत्र तक हो चुका है। अब इस वाले भाग में केवल भोजन का क्या होगा? अपाचित भोजन का संचय और उससे जल का पुनः अवशोषण का काम चलेगा किसमें? पश्चांत्र में। और इस पश्चांत्र के 3 भाग है, इसको हम मोटी आंत भी कह सकते हैं। पहला भाग क्षुद्रांत्र इलियम, बृहदांत्र कोलन और मलाशय रेक्टम।
और इसके बाद गुदा द्वार से अपाचित भोजन मल जिसको कहते हैं वो कहाँ चला जाएगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्षुद्रांत इलियम, कोलान, रेक्टम और गुदा द्वार से भोजन, अपाचित भोजन मल कहाँ चला जाएगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये पूरा का पूरा जो हमने देखा ये क्या है, पाचन तंत्र। कॉकरोच का क्या चल रहा था, ये पाचन तंत्र। चलो आगे चलें। तो आगे कॉकरोच में अब हम देख रहे हैं रक्त संचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और कॉकरोच में चले तो कॉकरोच का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा प्रकार का है, खुला प्रकार। किस प्रकार का है, खुला प्रकार। बंद नहीं है, कॉकरोच में खुला है, क्योंकि कॉकरोच संघ आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। और अकशेरुकी में खुला प्रकार ही उपस्थित है, केवल एनेलिडा संघ को छोड़कर, केचुए को छोड़कर। रुधिर वाहिनियां अल्प विकसित, पाइप नहीं है, रुधिर वाहिनियां पाइप जो है वो अल्प विकसित है। तो यहाँ पर रक्त संचरण तंत्र कैसा होगा, खुला प्रकार। और रुधिर गुहाओं में, रुधिर गुहा में हिमोसिल कैविटी में रक्त बहता है और सभी अंग रुधिर या लसिका हिमोलिम्फ में डूबे रहते हैं, क्योंकि शरीर की भित्ति में गुहा में ही क्या बह रहा है, रक्त। और सभी अंग भी वहीं शरीर की गुहा के अंदर है, तो सब डूबे रहेंगे रक्त के अंदर, क्योंकि यहाँ रक्त वाहिनी क्या है, अल्प विकसित। रुधिर को हमने नाम दिया है रुधिर लसिका हिमोलिम्फ, जो कैसा है, रंगहीन, क्योंकि इसमें बना है रंगहीन प्लाज्मा और हीमोसाइट्स कोशिका। रंगहीन प्लाज्मा है और हीमोसाइट्स कोशिका है। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या यह रक्त संचरण तंत्र श्वसन में भाग लेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन Hb क्या है, अनुपस्थित। कॉकरोच में हीमोग्लोबिन नहीं है और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का वहन करता है, इसलिए कॉकरोच का रक्त संचरण तंत्र किस में भाग नहीं लेगा, श्वसन में भाग नहीं लेगा, ये ध्यान रखना है आपको। अगला 13 कक्षीय कीपाकार हृदय उपस्थित है। ध्यान रखना, यहाँ हृदय हम देखें चित्र में तो कितना कक्षीय है, 13 कक्षीय, पहला, दूसरा, तीसरा। ऐसे अगर हम कक्ष काउंट करने जाएं तो हृदय कितना कक्षीय आएगा, 13 कक्षीय इसका क्या है, हृदय। और ध्यान रखना 3 कक्ष जो है वो वक्ष रीजन में है, वक्ष में 3, और उदर खंड में होते हैं 10। 3 और 10, 13 खंडीय इसका क्या है, हृदय। और हृदय का जो आकार है वो कीपनुमा है, इस तरह से है। कीपनुमा क्या है इसका आकार। और यहाँ पर एक छिद्र उपस्थित है जिसका नाम है ओस्टिया छिद्र। क्या नाम है, ओस्टिया छिद्र। आस्टिया छिद्र उपस्थित है जिससे रक्त इस हृदय के अंदर क्या करेगा, देह गुहा से प्रवेश करेगा। और ये जो हृदय है ये ध्यान रखना है, यहाँ पर उपस्थित है वक्ष व उदर की मध्य पृष्ठीय रेखा पर क्या है उपस्थित। वक्ष व उदर खंड के पृष्ठ सतह पर कि अधर सतह पर, हमारा हृदय है अधर सतह पर, और इस कॉकरोच का हृदय है पृष्ठ सतह पर। ध्यान रखना, पृष्ठ सतह पर इसका क्या है, हृदय। कितना कक्षीय हृदय है, 13 कक्षीय हृदय है। कैसा आकार है, कीपाकार है और लंबी पेशी का बना हुआ है, इसलिए यह संकुचन और क्या करेगा, शिथिलन। संकुचन शिथिलन करवाने के लिए यहाँ पर पक्षाकार पेशी एलेरी मसल्स भी होती है, जो हृदय को संकुचित और क्या करती है, शिथिलन में मदद करती है यहाँ पर। और ये आ रही है इधर से अग्र महाधमनी, शुद्ध रक्त लेकर आने वाली अग्र महाधमनी है यहाँ पर लगी हुई। और ये कक्षीय हृदय, हृदय कोश से मतलब कक्षीय क्या है, हृदय है यहाँ पर। ये चित्र कक्षीय हृदय को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो कॉकरोच में अगर हम देखें तो रक्त संचरण तंत्र खुला प्रकार है, रक्त को हिमोलिम्फ कहा है, और 13 कक्षीय यहाँ पर क्या पाया जाता है, हृदय। ये कॉकरोच के हमने रक्त संचरण तंत्र की बात की। चलो आगे चले अगर हम, तो ये कॉकरोच में आ गया अब
श्वसन तंत्र। ये काकरोच का क्या है? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें काकरोच में, तो क्या होता है? शाखित श्वास नालों ट्रेकिया का संघ आर्थ्रोपोडा के कीट वर्ग का सबसे मुख्य श्वसन अंग क्या है? ट्रेकिया या श्वास नाले। और शाखित श्वास नाल है, ये ट्रेकिया है इस तरह की। ये ट्रेकिया विंड पाइप जो बाहर खुलती है, स्पाइरेकल श्वास छिद्र। 10 जोड़ी श्वास छिद्र स्पाइरेकल्स में खुलती है, जो शरीर की पार्श्व सतह पर व्यवस्थित है। जैसे कमरे में साइड की दीवारों पर खिड़की लगी होती है, वैसे ही लगा है क्या? स्पाइरेकल। और ये श्वास नली जो है, ट्रेकिया जो है, ये खिड़की मतलब श्वास छिद्र स्पाइरेकल से कहाँ खुलती है? बाहर। और ये खिड़कियों की संख्या टोटल कितनी है? 20। 10 जोड़ी या 20 संख्या में है स्पाइरेकल या ट्रेकिया। और यह शरीर की पार्श्व दिशा पर क्या होती है? लगी हुई। जैसे खिड़की कमरे की पार्श्व दिशा पर है, यह श्वास नली और श्वास छिद्र भी कहाँ है? शरीर की पार्श्व सतह पर। अब अगर आगे बात करें तो श्वास छिद्र से श्वास नाल ट्रेकिया में श्वास जाती है और फिर यहाँ से पतली पतली पाइपों में बढ़ जाती, जिन्हें नाम दिया है श्वासन नलिका या ट्रेकियोल। श्वासन नलिकाएं या ट्रेकियोल्स, इनको क्या दिया गया है? नाम। और ये जो ट्रेकियोल्स है, ये आगे जाकर किस में खुलते हैं? पेशी में खुलते हैं, मसल्स में खुलते हैं। पेशी या किस में खुलेंगे? मसल्स में। और पेशी या मसल्स के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ गैसों का चलता है आदान प्रदान। यहाँ गैसों का चलेगा आदान प्रदान, यहाँ CO2 जाएगी इसके अंदर और O2 आएगी पेशी के अंदर। मतलब श्वसन तंत्र O2 CO2 का यहाँ पर क्या कर रहा है? आदान प्रदान। O2 CO2 का जो आदान प्रदान है वो इन पेशियों में चल रहा है या कोशिकाओं में चलता है। इसका मतलब रक्त संचरण तंत्र यहाँ ऑक्सीजन को नहीं लाता, ऑक्सीजन को डायरेक्ट लाने वाला श्वसन तंत्र है यहाँ पर। तो श्वसन तंत्र ही फैला हुआ है प्रत्येक कोशिका के पास। हम मनुष्य या मेंढक की बात करें तो श्वसन तंत्र नहीं फैला है वहां तक कौन फैला था? रक्त संचरण तंत्र। और यहाँ पर कौन है? श्वसन तंत्र फैला हुआ है। तो इस प्रकार से श्वासन छिद्रों का खुलना व बंद होना अवरोधनी या स्पिंक्टर से होता है। ये छिद्र कैसे खुलेगा और कैसे बंद होगा, ये खिड़की कैसे खुलेगी और कैसे बंद होगी, ये लगे हैं खिड़की या स्पिंक्टर या वाल लगे होते हैं, ये खुलते और बंद होते हैं। ये था पूरा हमारा श्वसन तंत्र। इतनी ही बातें याद रखनी है। ट्रेकिया कितने जोड़ी? 10 जोड़ी। श्वासन छिद्र स्पाइरेकल कितने हैं? 10 जोड़ी। ट्रेकिया किस में बढ़ जाती है? ट्रेकियोल्स में। ट्रेकियोल्स कहाँ जाते हैं? पेशी या कोशिका के पास। और O2 CO2 का आदान प्रदान कौन सी प्रक्रिया से होता है? तो प्रक्रिया का नाम है विसरण प्रक्रिया से होता है। बस इतनी बातें याद रखनी श्वसन तंत्र में। ये श्वसन तंत्र हमारा क्या हो गया है? कंप्लीट। चलो अगला तंत्र जो हम देखने वाले हैं वो कौन सा तंत्र है? अगला तंत्र जो हम देखने वाले हैं वो है उत्सर्जी तंत्र। और काकरोच में अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो उत्सर्जी जो अंग काकरोच के होंगे वो उत्सर्जी अंग कौन से हैं? मालपीजियन नलिकाएं। हमने पाचन तंत्र में ही देखा, पाचन तंत्र में देखा कि ये आई इधर से मेसेंट्रॉन और मेसेंट्रॉन से ये निकली यहाँ पर पतली नली, जिसे हमने नाम दिया है इलियम। और इलियम जाके चौड़ी हो गई, जिसे हमने नाम दिया कोलान। ये हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर, ये है इलियम और ये है कोलान। कोलन। और इसके बाद तीसरा भाग रेक्टम है। ये थी हमारी मेसेंट्रॉन। और इससे निकले हुए धागे के समान संरचनाएं जो हैं, यहाँ से निकली हुई धागे के समान संरचनाएं जो हैं, उन्हीं को हमने नाम दिया है मालपीजियन नलिका। क्या बोल दिया है? मालपीजियन नलिका। तो मेसेंट्रॉन
और कोलान वाले भाग में ही कौन उपस्थित है? मालपीजियन नलिका, ये आहार नाल के भाग पर ही उपस्थित है। मालपीजियन नलिका की संख्या होगी 100 से 150, 100 से 150 मालपीजियन नलिकाएं होंगी। ये वलय में उपस्थित होंगी। कैसी होंगी? वलय में, एक तरफ से नहीं निकली हुई है, चारों तरफ वलय में उपस्थित होंगे। और अगर इन मालपीजियन नलिकाओं की बात करें हम, तो ये मालपीजियन नलिका इधर ऐसी, ये हमारा भाग है किसका? इलियम का। और ये मालपीजियन नलिका में जाता है कौन? CO2 और अपशिष्ट पदार्थ। और मालपीजियन नलिका जो है, ये मालपीजियन नलिका ग्रंथिल ऊतक है। कैसा ऊतक है ये? प्रत्येक नलिका ग्रंथिल एवं रोमयुक्त उपकला द्वारा आस्तरित है। ये ग्रंथिल है। कौन? मालपीजियन नलिका। ये एक ट्यूब को मैं निकाल के यहाँ लाया हूँ, मालपीजियन नलिका, यह ग्रंथिल है। और इस पर उपस्थित है इस तरह के रोम युक्त उपकला है। और इन रोम का काम है जो इसमें बना है अपशिष्ट पदार्थ, जिसका नाम होगा यूरिक अम्ल। और उस यूरिक अम्ल के साथ जल को मिक्स करके इसे कह दिया हमने मूत्र। क्या नाम दे दिया है? मूत्र। और इस मूत्र को धकेलने का काम कौन करेंगे? ये रोम युक्त उपकला इसको क्या करेगी? धकेलेगी। और ग्रंथिल ऊतक है, ये स्त्रावण करेंगे किसका? यूरिक अम्ल का निर्माण करके स्त्रावण कर देंगे यूरिक अम्ल को मूत्र के साथ। और ये मूत्र जो है ये कहाँ आ जाएगा? इलियम में। और इलियम इस मूत्र को आगे बढ़ा देगी। इलियम से कहाँ चला जाएगा? कोलान और फिर रेक्टम में। तो यहाँ अगर देखें हम काकरोच को, तो इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या निकल के आया है? यूरिक अम्ल। इसीलिए इसको कहा है यूरिकोटेलिक। काकरोच कैसा है? यूरिकोटेलिक, क्योंकि इसका उत्सर्जी पदार्थ है यूरिक अम्ल। अन्य सहायक अंग भी इसमें उपस्थित होंगे जो उत्सर्जन में क्या करेंगे? सहायता। और वो अन्य उत्सर्जी पदार्थ में सबसे पहला पदार्थ है वसापिंड वृक्काणु, फैट बॉडी। वसापिंड वृक्काणु, फैट बॉडीज। दूसरा है नेफ्रोसाइट्स। और तीसरा है यूरिकोज ग्रंथियां, यूरिकोज ग्लैंड। तो तीन है यहाँ पर। कौन कौन? फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोज ग्रंथियां, यूरिकोज जो ग्लैंड है। ये सब के सब कैसे हैं? यहाँ के अन्य उत्सर्जी पदार्थ, अन्य उत्सर्जी अंग है। किसके अलावा? इन मालपीजियन नलिका के अलावा। तो ये हमने देखा उत्सर्जी अंग यहाँ का, काकरोच का। चलो अगला तंत्र अगर हम देखें काकरोच में, तो अगला तंत्र हमारे सामने आता है। वो तंत्र कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। अगला तंत्र है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। मेंढक में तो सुविकसित था मनुष्य की तरह, लेकिन यहाँ तंत्रिका तंत्र एक श्रेणीबद्ध व्यवस्थित गुच्छिकाएं हैं, गेंगलियां हैं, जो अधर तल युग्मित अनुदैर्ध्य संयोजक द्वारा क्या है? जुड़े हुए। तो अगर हम बात करें ये काकरोच के शरीर की बात करें, इधर ये काकरोच का सिर और ये धड़ है। और इसके सिर धड़ की अगर हम बात करें, तो काकरोच में सिर में गेंगलिया, फिर गेंगलिया यहाँ है, तीन तो वक्ष में, 1 2 3 4 5 और 6 इसके उदरखंड में ऐसे जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना, काकरोच में श्रेणीबद्ध व्यवस्थित गुच्छिकाएं, ये है हमारी गुच्छिकाएं, यही तो है गुच्छिकाएं, गेंगलिया। क्या है? गुच्छिकाएं, गेंगलिया। और ये गेंगलिया की बात करें यदि हम, तो इसमें 3 गेंगलिया जो है ये रीजन है वक्ष। और जो 6 गेंगलिया है ये रीजन है उदर। तो गुच्छिकाएं गेंगलिया की संख्या अगर यहाँ देखें तो 3 वक्ष में है और 6 उदरखंड में है। 3 तो वक्ष रीजन में है और 6 गेंगलिया आपको दिखाई देंगे कहाँ पर? उदरखंड में। और एक बात और, काकरोच में तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला होता है,
सिर में थोड़ा सा हिस्सा, बाकी भाग शरीर के दूसरे भागों के अधर तल पर है। ध्यान रखना, काकरोच में तंत्रिका तंत्र अधर सतह पर है। हम मनुष्य में या स्तनधारियों में कहाँ होता है या कार्डेट्स में कहाँ होता है, पृष्ठ सतह पर। इनका नर्वस सिस्टम होगा अधर सतह पर। पहली बात, श्रेणीबद्ध गुच्छिकाएं या गेंगलिया यहाँ पर उपस्थित होंगे। वक्ष रीजन में कितने गेंगलिया है? 3। उदर खंड में कितने गेंगलिया है? 6। ये सब हिसाब किताब आपको याद रखना है। और काकरोच में तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला हुआ है। पूरे शरीर में क्या फैला हुआ है? तंत्रिका तंत्र। लेकिन सिर वाले भाग में थोड़ा कम है। एक ही गेंगलिया लगाया है और उस गेंगलिया का नाम है सुप्रा इसोफेजियल गेंगलिया। क्या नाम दिया है? सुप्रा इसोफेजियल गेंगलिया। तो सिर में थोड़ा कम और पूरे शरीर में थोड़ा ज्यादा। इसीलिए मैंने एक और पॉइंट दिया है, सिर काटने पर 1 सप्ताह जीवित रहता है। काकरोच का सिर कटने के बाद भी ये काकरोच की धड़, सिर नहीं धड़, 1 सप्ताह तक जीवित रहेगी, क्योंकि इसका पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र इसके वक्ष और उदर क्षेत्र में है। मात्र एक गेंगलिया कहाँ उपस्थित है? सिर में, जिसे नाम दिया है सुप्रा इसोफेजियल गेंगलिया, जो तंत्रिकाएं श्रृंगिका और आंखों को भेजता है। संवेदी अंग जो सिर में है, एक एंटीना और एक आंख, उनको ये तंत्रिका कोशिकाएं भेजता है। तो एक गेंगलिया सुप्रा इसोफेजियल गेंगलिया केवल कहाँ है? सिर में। बाकी वक्ष और उदर खंड में इसके गेंगलिया है। तो ये इसका तंत्रिका तंत्र था। आपको गेंगलिया की संख्या याद रखना है, 3 वक्ष में, 1 उदर में और 1 सुप्रा इसोफेजियल गेंगलिया जो मस्तिष्क का काम करता है, वो कहाँ होगा? वो होगा इसके सिर में। सिर में कम, पूरे शरीर में ज्यादा। ये पूरा तंत्रिका तंत्र था काकरोच का। चलो आगे चलें तो हम आखिरी तंत्र की तरफ अब हम चल रहे हैं। यहाँ पर इसके संवेदी अंग भी देख रहे हैं कि क्या काकरोच में संवेदी अंग भी हैं? बिल्कुल। इस काकरोच में संवेदी अंग देखें, यदि सेंसरी ऑर्गन देखें तो पहला क्या है? आंख, देखने का काम करती है, संवेदना का। दूसरा श्रृंगिका, एंटीना, आंख और एंटीना दोनों कहाँ है? सिर पर। तीसरा है मैक्सिलरी पल्प, जैसा मैंने बताया था मुखांग में मैक्सिला एक जोड़ी से निकलते हैं। मैक्सिलरी पल्प, ये भोजन को पहचानते हैं कि ये खाने योग्य है या नहीं। चौथा लेबियल पल्प, निचला होठ लेबियम से निकलता है लेबियल पल्प मुखांग में, ये भी संवेदी है। और आखिरी एनल सरसाई गुदालूम, मैंने बताया था ये कहाँ है? नर और मादा दोनों में है। 10th टर्गम से जुड़ा हुआ है और इसका कार्य भी जैसा मैंने बताया था, साउंड वाइब्रेशन को रिसीव करता है, जो कि जमीन से घसीट कर चलता है ये। तो एनल सरसाई भी क्या है? संवेदी अंग। तो 5 संवेदी अंग है, जैसा मेंढक और मनुष्य में 5 है। देखना आंख, सुनना कान, सूंघना नाक, टेस्ट करना जीबान और टच करना स्किन, ऐसे ही 5 इसके संवेदी अंग है। किसमें? काकरोच में। संयुक्त नेत्र, नेत्र की बात करें यदि काकरोच में, तो इसके नेत्र कैसे हैं? संयुक्त। सिर के पृष्ठ सतह पर, सिर में कहाँ होंगे ये नेत्र? अधर सतह और पृष्ठ। तो कहाँ होंगे? पृष्ठ सतह पर, पिछले वाली में। एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होंगे। प्रत्येक नेत्र की एक इकाई षटकोणीय नेत्रांश ऐसे हेक्सागोन बनाएगी। षटकोणीय नेत्रांशक हेक्सागोनल ओमेटिडिया, जिसकी संख्या 2000 होती है। एक आंख में 2000 ओमेटिडिया होते हैं, जिनका आकार हेक्सागोनल होता है। और इन कई ओमेटिडियास के कारण वस्तु की कई प्रतिछायाएं, इमेजेस बनती है। 2000 ओमेटिडिया, 2000 प्रतिबिंब, 2000 प्रतिबिंब बनाता है एक वस्तु के। मतलब ये तो कंफ्यूजन का काम हो गया। हम एक ही व्यक्ति को सही से नहीं देख पाते हैं, ये एक ही व्यक्ति की कितनी प्रतिछायाएं, इमेजेस बनाता है? 2000। और इसी दृष्टि को नाम दिया है मोज़ेक दृष्टि। क्या कह दिया है? मोज़ेक दृष्टि। तो काकरोच की विशेष दृष्टि है मोज़ेक दृष्टि।
इसकी सुग्राहिता अधिक और विभेदन क्षमता कम होती है। सामान्यतः ये कैसा है? रात्रि जल। मतलब इतनी ज्यादा प्रतिछायाएं बनती है, इसी कारण सेंसिटिविटी ज्यादा होती, तुरंत ये देख लेता है कि कोई ना कोई आ रहा है जा रहा है। लेकिन विभेदन क्षमता, पहचान बहुत कम कर पाता है, पहचान नहीं पाता कि ये राम आ रहा है कि श्याम आ रहा है, गोपी आ रहा है कि किशन आ रहा है। पहचानना संभव नहीं, विभेदन क्षमता कम है, लेकिन पहचान जाता है कि कोई आ रहा है। सेंसिटिविटी ज्यादा है, विभेदन क्षमता कम है। और ये रात्रिचर है, रात में ये मोज़ेक दृष्टि देखने में क्या करती है? सहायता। तो ये हमारा तंत्रिका तंत्र अब कंप्लीट हुआ। अगला और इस चैप्टर का आखिरी तंत्र देखने वाले हैं, वो है जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द्विलिंगी, द्विलिंगी डायोसियस। वैसे यहाँ द्विलिंगी शब्द नहीं आना चाहिए, एनसीईआरटी हिंदी ने द्विलिंगी लिखा है, सही शब्द है डायोसियस। डायोसियस मतलब नर अलग और मादा अलग। पूर्ण विकसित जनन तंत्र है यहाँ पर। जनन अंग जो है वो पूर्ण विकसित है। और यहाँ दो प्रकार के हैं, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर में देखें तो एक जोड़ी वृषण 4 से 6 उदरी खंड में पार्श्व सतह पर, दीवार वाली सतह को हमने पार्श्व सतह कहा है, तो पार्श्व सतह पर, दीवार वाली सतह पर एक जोड़ी वृषण 4 से 6 खंड में क्या होते हैं? उपस्थित। तो आइए चित्र से थोड़ा समझते हैं हम। यहाँ यह रहे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये नौवां, ये खंड मैंने पार्टिसिपेट कर दिए हैं। तो 4 से लगाकर 4, 5, 6 खंड में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? वृषण। और ये 3 पालियों वाले हैं। देखो यहाँ पाली दिखाई दे रही है, 1, 2, 3। और इन पालियों में छोटे छोटे ऐसे फॉलिकल्स होते हैं, जिनके अंदर शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण। ये शुक्राणु का क्या हुआ? निर्माण। तो शुक्राणु का निर्माण किसमें होगा? वृषण में। एक जोड़ी क्या होते हैं? वृषण 4, 5, 6 उदर खंड में स्थित हैं। अब इसके बाद अगर हम चलें, वृषण में शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण। फिर ये शुक्राणु जाते हैं किसमें? शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस, पतली नलिका कितनी है? एक जोड़ी। चलो यहां देख लेते हैं, ये रही शुक्र वाहिका। क्या है यहाँ पर? शुक्र वाहिका। ये निकली यहाँ से और इधर गई, ये इधर से निकली और इधर गई। ये एक जोड़ी शुक्र वाहिका है जो शुक्राणुओं को लेकर वृषण से जाती है किसकी तरफ? ग्रंथियों की तरफ। तो अगली ग्रंथि जो है यहाँ पर शुक्राशय। शुक्राशय इस चित्र में नहीं दिखेगी, यहाँ होती है, एक जोड़ी होती है, लेकिन वो इस चित्र में इसलिए नहीं दिखाई दे रही कि वो पीछे की तरफ है इस चित्र में, इसलिए शुक्राशय केवल इंडिकेशन दिया है एनसीईआरटी ने, एक जोड़ी होती है। तो शुक्राशय की अगर हम बात करें, शुक्राशय की बात करें, सेमाइनल वेसाइकल की बात करें, तो शुक्राणुओं का क्या करती है? संचय। शुक्राणु का संचय कहाँ होगा? शुक्राशय में। शुक्राणु पुंज के रूप में चिपकते हैं, जिन्हें शुक्राणुधर या स्पर्मेटोफोर्स कहा जाता है। एक काम और करेगी, ये जो सेमाइनल वेसाइकल है, ये शुक्राणु को संचित करेगी और चिपका देगी, ग्लूड कर देगी सभी को एक साथ। क्यों पुंज बना देती है? क्योंकि शुक्राणु जितना ज्यादा गति करेंगे, ऊर्जा का हास होगा, जबकि उनको आगे जाकर मादा जनन तंत्र में गति करना है, दौड़ भाग वहां करनी है। तो यहाँ उन्हें चिपका कर एक विशेष नाम दिया, जिसे कहा है स्पर्मेटोफोर्स। शुक्राणुओं को ही क्या कह दिया है? स्पर्मेटोफोर्स। चलो इसके बाद एक छत्रक रूपी ग्रंथि मशरूम ग्लैंड, यूट्रिकुलर ग्लैंड या इसी का दूसरा नाम मशरूम ग्लैंड, या इसी को हिंदी में कहा है छत्रक ग्रंथि। एक है यहाँ पर, ये रही सूरजमुखी के फूल जैसी छत्रक ग्रंथि, छठे और सातवें खंड में है, ये छठे और सातवें खंड में फैली हुई है छत्रक ग्रंथि। इसमें बड़ी नलिकाएं बाहर की तरफ और छोटी नलिकाएं अंदर की तरफ। यह है हमारी यूट्रिकुलर ग्रंथि।
और ये जो यूट्रिकुलर ग्रंथि है ये क्या करेगी? भोजन व सुरक्षा किसकी? शुक्राणु की। शुक्राणु की भोजन व क्या करेगी? सुरक्षा। तो शुक्राणुओं को भोजन देगी और शुक्राणुओं को अस्त्र शस्त्र देगी, आगे लड़ना है, युद्ध इनको जाना है तो मादा जनन तंत्र में, तो उनको अस्त्र शस्त्र प्रदान करने का काम भी कौन करेगी? यही छत्रक रूपी ग्रंथि, मशरूम ग्रंथि। इसके बाद शुक्राणु चले जाते हैं स्खलन नलिका। यह है हमारी स्खलन वाहिनी, स्खलन नलिका। इस स्खलन नलिका से शुक्राणु नर जनन छिद्र से कहाँ आ जाते हैं? बाहर। तो स्खलन नलिका से होते हुए नर जनन छिद्र से शुक्राणु कहाँ आ जाएंगे? बाहर। लेकिन एक और सहायक ग्रंथि जिसका नाम है यहां पर फेलिक ग्रंथि, फेलिक ग्लैंड, सिसनीय ग्रंथि, फेलिक ग्लैंड छठे खंड से लगाकर फैली होती है 9वें खंड तक। छठे से 9वें खंड तक फैली है। ये यहां से निकली और इधर आई है, पीछे से आई है। ये फेलिक ग्रंथि सहायक ग्रंथि है जो वहीं खुलती है जहां पर नर जनन छिद्र 9वें खंड में खुलता है। और नर जनन छिद्र 9वें खंड में अगर हम देखें तो कहाँ खुलेगा? पृष्ठ सतह की अधर सतह, अधर सतह में जनन कक्ष के अधर सतह पर यह खुलेगा नर जनन छिद्र, और वहीं पर खुलती है सिसनीय ग्रंथि, फैलिक ग्रंथि। फैलिक ग्रंथि का काम है, क्या काम है फैलिक ग्रंथि का? तो ये शुक्राणुओं की सहायता करती है, उनको भोजन प्रदान करती है, सुरक्षा देती है। कौन? फैलिक ग्रंथि। आगे अगर हम बात करें यहां से, तो नर जनन छिद्र जो 9वें खंड में है, ये स्खलन नलिका लेकर आई है, नर जनन छिद्र में 9वें खंड से बाहर निकल जाते हैं और गुदा के अधर भाग पर स्थित होता है नर जनन छिद्र। नर जनन छिद्र अधर भाग पर स्थित है और गुदा पृष्ठ भाग पर स्थित है, जनन कक्ष पे। ये ध्यान रखना है आपको। चलो आगे इसमें बात करें तो बाह्य जननांग, एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी होते हैं नर में, जिन्हें नाम दिया है नर गोनेपोफाइसिस अथवा शिश्नखंड फेलोमियर्स। दो नाम दिए हैं, नर गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर्स इन्हें नाम दिया है। और यह जनन रंध्र के चारों ओर काइटिन असममित होते हैं, काइटिन के बने हुए असममित होते हैं ये। चलो इनको समझ लेते हैं। यहां पर ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, यही है वो फेलोमियर्स, नर गोनेपोफाइसिस। असममित है, कोई सम्मिति नहीं है इनमें, और ये बने होते हैं काइटिन के। किसके बने हैं? काइटिन के। अगर यहाँ देखें तो ये बोला यहाँ पर कि ये दाया फेलोमियर्स है, ये वाला इधर वाला, और ये वाला है बायां फेलोमियर्स। बायां फेलोमियर्स, ये दायां फेलोमियर्स। और बाएं फेलोमियर से ध्यान रखना है, निकलता है कूट शिश्न। सत्य शिश्न इसको इसलिए नहीं कहा है क्योंकि इससे शुक्राणु स्खलित नहीं होते, पर यह काम शिश्न जैसा करता है मादा जनन तंत्र में जाकर। और एक यहां से निकला है टिटिलेटर हुक, लिंगा ग्रंकांत या टिटिलेटर इसको नाम दिया है। ये मादा की गायनोवेस्कुलर प्लेट्स को क्या करता है? ये हटाता है। ये था हमारा नर जनन तंत्र। ये नर जनन तंत्र अब क्या हुआ है? पूर्ण। देखो यहाँ नर में गुदालूम भी है और यहाँ पर पुच्छ सुख गुदा सुख भी है, एनल सरसाई और एनल स्टाइल दोनों है नर में। ये पूरा नर का क्या था? जनन तंत्र। चलो आगे चले। इसमें फैलिक ग्रंथि बता दिया 6 से 9 खंड तक फैली हुई है। अब चलते हैं मादा जनन तंत्र। इस काकरोच में आखिरी में हम देख रहे हैं मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक जोड़ी वृषण वृहद आकार का अंडाशय, एक जोड़ी वृहद आकार के अंडाशय 2 से 6 खंड तक फैले हुए हैं। तो यहां समझ लेते हैं इसी चित्र के माध्यम से। 2 से लगाकर 6 खंड तक, ये यहाँ छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, ऐसे दूसरे खंड से लगाकर आए हैं वो किस खंड तक? छठे खंड तक यहाँ पर फैला हुआ है। यह है 7वां,
ये है 8वां और ये है 9वां। 2 खंड से लगाकर कहाँ तक फैला हुआ है? 6 खंड तक फैला हुआ है। ये एक जोड़ी अंडाशय। तो अंडाशय एक जोड़ी है, एक अंडाशय ये है और दूसरा ये है। ये अंडाशय यहाँ पर, और इनमें पतले पतले ट्यूब होते हैं ऐसे। इनमें इस तरह के पतले पतले ट्यूब होते हैं, और इन ट्यूब के अंदर अगर हम देखें यहाँ पर, ट्यूब के अंदर देखें तो ओवम जो है वो परिपक्वन की अलग अलग दशाओं में है। सबसे विकसित कहाँ मिलेगा? नीचे की तरफ। अंडाणु विकसित कहाँ रहेगा? परिपक्व कहाँ रहेगा? नीचे की तरफ। और इस एक को हमने कहा है ओवेरियोल्स। क्या नाम दिया है? ओवेरियोल्स। तो यहाँ पर जैसा हमने बताया है कि एक अंडाशय में 8 अंडाशयी नलिका या ओवेरियोल्स ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। कितने हैं? 8 पाए जाते हैं ये ट्यूब्यूल्स ऐसे। 1 2 ऐसे करके कितने हैं? ये 8 यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे ये ट्यूब मिलाकर कितने हैं? 8। और 8 ट्यूब से यहाँ पर 8 अंडाणु इधर और 8 अंडाणु इधर, दोनों स्त्रावित होते हैं। 8 अंडाणु स्त्रावित करते हैं, और ये अंडाणु फिर लेकर आने वाली डक्ट वाहिनी, अंड वाहिनी, ओविडक्ट, इन 8 अंडाणु को लेकर आती है और एक कॉमन डक्ट में, चौड़ी डक्ट में खुलती है, जिसे सामान्य अंड वाहिनी या वेजाइना। क्या कहा है? वेजाइना। सामान्य अंड वाहिनी या क्या नाम दिया है? वेजाइना में खुलते हैं। और ये वेजाइना मादा जनन छिद्र के द्वारा खुलती है जनन कोष्ठ में। किसमें खुलेगी? जनन कोष्ठ में। और यहीं पर ऊपर की तरफ लगी है ये ग्रंथि, जिसका नाम है शुक्रग्राहिका स्पर्मेथिका ग्रंथि। और ये स्पर्मेथिका ग्रंथि जो है ये नर से शुक्राणुओं को रिसीव करती है और शुक्राणुओं को संचित रखती है। कौन? स्पर्मेथिका ग्रंथि। चलो यहाँ से अंडाणु कितने आए? 16। ये 16 अंडाणु कहाँ आए हैं? जनन कक्ष में। जनन कोष्ठ में 2 भाग हैं, जनन कक्ष और बाह्य प्रगुहा, वेस्टिब्यूल्स। देखो ऐसा है कि सामने का भाग जो है वो खुला हुआ है, ओपन स्पेस है, उसको नाम दिया है जनन कक्ष। और पीछे का भाग जिसमें लगे हुए हैं, क्या लगे हैं? युग्मन प्रवर्ध। ये ऐसे लगे हुए हैं यहाँ पर इस तरह से, युग्मन प्रवर्ध, ऐसे प्रवर्ध लगे हुए हैं। ये ऐसा समझो जैसे बेंच लगी हुई है, सामने स्टेज है और पीछे लगी हुई है बेंच। ये स्टेज वाली जगह को नाम दिया है जनन कक्ष। क्या कह दिया है? जनन कक्ष। और इस जनन कक्ष के अंदर आएंगे इधर से 16 अंडाणु, और इधर स्पर्मेथिका बारिश करेगी शुक्राणु का, और अंडाणु शुक्राणु का क्या हो जाएगा? निषेचन। कहाँ होगा? जनन कक्ष में। और जनन कक्ष में ये निषेचित अंडाणु आकर बैठ जाएंगे, यहाँ ऐसे जम जाएंगे लाइन से इस तरह से। 8 इधर और 8 इधर, 2 2 8 8 की रो में, ये 2 रो में जम जाएंगे कितने अंडाणु? 16। और अब इसके ऊपर ये जो आई कोलेटरल ग्रंथि, ये कोलेटरल ग्रंथि आई, ये स्क्लेरोप्रोटीन पदार्थ बनाती है और इनके आसपास एक संरचना बना देती है जिसको नाम दिया है ऊथिका। क्या कह दिया है? ऊथिका। ऊथिका जो है उसका निर्माण कौन करेगी? ये श्लेष्मक ग्रंथि, कोलेटरल ग्रंथि, ये ऊथिका का क्या करती है? निर्माण। ये ऊथिका की अगर हम बात करें तो ऊथिका का जो रंग होता है वो होता है लाल, लाल या काला हो सकता है इसका रंग। और इस ऊथिका की लंबाई जो है 3/8 इंच इसकी क्या है? लंबाई है। रंग इसका हो सकता है लाल से काला भूरा रंग हो सकता है। और इसके अंदर, ऊथिका के अंदर अंडाणु की संख्या होगी यहाँ पर, कितने अंडाणु होंगे यहाँ पर? टोटल मिला के 8 धन 8 मतलब 16 अंडाणु एक ऊथिका के अंदर क्या होंगे? उपस्थित। मादा अपने जीवन काल में 9 से 10 ऊथिका स्त्रावित करती है।
कितनी उस ऊथिका देती है? 9 से 10। ये एक संपुट जैसा होता है और इस ऊथिका को मादा जनन छिद्र से निकालकर मादा ऐसी जगह चिपकाती है जहां भोजन उपलब्ध हो, नम स्थान हो, अंधेरा हो, दरारें हो, वहां चिपका देती है ऊथिका को। और इस ऊथिका से फिर परिवर्धित होकर निकलते हैं निम्फ। क्या निकलते हैं? निम्फ। किससे परिवर्धित होकर? ऊथिका। तो ऊथिका से निम्फ निकलेंगे, कितने संख्या में होंगे? संख्या होगी उन निम्फ की 16, चूंकि 16 अंडे 16 संख्या होगी। थोड़ा इसको देख लेते हैं। परिवर्धन हो रहे अंडों की एक श्रृंखला होती है। एक जोड़ी अंडवाहिनी वेजाइना मध्य अंडवाहिनी, फिर वहां से जनन कोष्ठ या कक्ष में, और यहाँ एक जोड़ी शुक्रधानी भी जनन कक्ष में कोष्ठ में खुलती है। शुक्राणु का निषेचन जनन कक्ष में होता है और निषेचित 16 अंडे अंड कवच ऊथिका के अंदर दिए जाते हैं। ऊथिका गहरे लाल रंग से काले भूरे रंग का 3/4 इंच या 8 मिलीमीटर लंबा संपुट होता है। ऊथिका मादा दरारों, आर्द्रता या भोजन वाले स्थान पर छोड़ती है या चिपकाती है। कहाँ चिपकाती है? यह ऊथिका मादा दरारों, आर्द्रता या भोजन वाले स्थान पर चिपकाती है। और ऊथिका उत्पन्न करती है 8 16 अंडे ऊथिका के अंदर होते हैं। ऊथिका की संख्या मादा में 9 से 10 है। ये सारी बातें जो मैंने अभी बताई वही सारी बातें हैं। अब थोड़ी बात करें पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना में परिवर्धन। तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना में परिवर्धन में पारोमेटाबोलस अवस्था होती है। क्या है पारोमेटाबोलस अवस्था? ये समझ लेते हैं यहाँ पर एक चार्ट से। यह है परिपक्व अंडाणु। इसकी स्फुटन से निकलता है निम्फ। निम्फ में होते हैं निर्मोचन। निर्मोचन टोटल निर्मोचन होते हैं 13 और फिर बनता है वयस्क। और इस पूरी घटना को नाम दिया है अपूर्ण कायांतरण या पारोमेटाबोलस। क्या नाम दिया है? अपूर्ण कायांतरण या पारोमेटाबोलस। ये जो निम्फ है ये अपने वयस्क के जैसा ही दिखता है, लेकिन इस निम्फ में पंख नहीं होते। इसमें आखिरी निर्मोचन जो होता है 13वां, फिर वयस्क में क्या आते हैं? निम्फ। तो वो जो 12वां निर्मोचन हुआ उसके बाद जो निम्फ होता है उस निम्फ में आ जाती है, क्या आ जाती है? विंग पैड। उस निम्फ में आ जाती है विंग पैड आ जाती है। किसमें? वो निम्फ जो वयस्क बनने से पहले वाला होता है उसमें। मतलब आखिरी जो निम्फ होता है 12वां 13वां निर्मोचन और वो वयस्क में बदलता, इस वाले निम्फ में आ जाती है विंग पैड। और इन्हीं विंग पैड से क्या आते हैं? पंख। तो पंख केवल वयस्क में होते हैं, निम्फ में पंख नहीं होते। और इस पूरे परिवर्धन को नाम दिया है पारोमेटाबोलस या अपूर्ण कायांतरण, इसको नाम दिया है। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना में कुल निर्मोचन की संख्या कितनी है? 13। ये भी ध्यान रखना है आपको। तिलचट्टों की बहुत सी जंगली जातियां हैं। जंगली जातियां बहुत है कांकरोच की, लेकिन इसका आर्थिक महत्व अभी तक ज्ञात नहीं है। आर्थिक महत्व ज्ञात नहीं है। प्रजातियां, जंगली प्रजातियां बहुत है लेकिन आर्थिक महत्व ज्ञात नहीं है। कुछ प्रजातियां मनुष्य या पीड़क है क्योंकि यह खाद्य पदार्थों को नष्ट व दुर्गंध युक्त उत्सर्जन द्वारा संदूषित करता है। मनुष्य के लिए सीरियस पेस्ट है क्योंकि क्या करेगा? ये खाद्य पदार्थ, हमारे खाने वाले पदार्थों को नष्ट करेगा और जो इसका उत्सर्जित पदार्थ होगा वो बहुत दुर्गंध युक्त होगा और ये पूरे वातावरण को खराब कर देगा। साथ ही साथ अनेक जीवाणुवीय बीमारियों को फैलाते हैं, भोजन को दूषित भी करते हैं। अनेक जीवाणुवीय बीमारी को फैलाते हैं, भोजन को दूषित भी करते हैं। कौन? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना
या काकरोच हमारे लिए। तो काकरोच ये लाभदायक तो कोई लग नहीं रहे हैं और नुकसान हमको बहुत कर रहे हैं और सामान्यतः हमारे घरों में होते हैं। तो काकरोच टॉपिक जो हमारा था अब समाप्त हो गया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, एमसीक्यूज देख रहे हैं। जब से सबसे पहला वाला, निम्नलिखित में वह कौन सी एक चीज है जिसे सामान्य काकरोच में होते हुए सही कहा गया है? काकरोच में है और वो सही कहा गया है। मालपे की नलिकाएं जो उत्सर्जी अंग होती है कोलान में से निकलती हुई होती है। नहीं, इलियम से निकलती, कोलान से नहीं निकलती, है तो गलत है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। नहीं, हीमोग्लोबिन तो है ही नहीं मेंढक में, सॉरी काकरोच में। नाइट्रोजनी उत्सर्जी उत्पाद यूरिया है। काकरोच का नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल है। भोजन का चबाना पिसाना मेंडिबल और गिजार्ड द्वारा होता है। बिल्कुल सही। मेंडिबल मतलब जबड़े भोजन को पीसते हैं और गिजार्ड भी भोजन को पीसती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आया? फोर्थ यहाँ पर। चलो अगला प्रश्न हम देखें यहां से। काकरोच के बारे में दिए गए कथनों का अध्ययन करें। नर काकरोच में 6-7 उदरी खंड में एक छत्रक रूपी ग्रंथि, मशरूम ग्रंथि पाई जाती है जो सहायक जनन ग्रंथि की तरह कार्य करती है। बिल्कुल सही है, सहायक जनन ग्रंथि की तरह काम कर रही है मशरूम ग्लैंड्स। काकरोच यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है। यह भी बिल्कुल सही है, यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है। वसाकाय और यूरिकोस ग्रंथियां कार्यात्मक रूप से ग्रंथिल होती है। यह गलत बात है, उनमें होती है लेकिन ग्रंथिल नहीं होती है। रुधिर साइनस से हृदय में ऑस्टिया छिद्र से प्रवेश करता और इसको अग्रभाग में पुनः साइनस को पंप कर दिया जाता है। बिल्कुल सही है, आगे बढ़ता हुआ जाता है और उसको वापस साइनस में वापस छोड़ दिया जाता है। तो हमारे स्टेटमेंट हुए फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ मतलब ए आंसर हमारा यहाँ से क्या हुआ है? करेक्ट। ए आंसर यहाँ से क्या हुआ है? करेक्ट। बाकी एक हमारा इसमें ऑप्शन क्या था? गलत। तो ये जो हमने देखा अभी, ये काकरोच टॉपिक हमारा क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अब अगला जो टॉपिक हम देखने वाले हैं, टिश्यू, एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा। वो अगले लेक्चर में जंतु ऊतक आने वाला है। तो इसी तरह हमारे वीडियो के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आज ही कर ले यूट्यूब चैनल। थैंक यू सभी को।